स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। यदि ये आपने मेरा लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें समझ पाएंगे, क्योंकि लेक्चर 2 के अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य घटक कौन से हैं? अभिकारक और उत्पाद। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया के प्रकार हमने 4 आधार से बांटी थी। पहला आधार था ऊष्मा के उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर, दूसरा आधार था अभिकारक के टूटने और जुड़ने के आधार पर, तीसरा आधार था क्रियाशीलता के आधार पर, और चौथा जो हम इसके कंटिन्यूटी लेक्चर 2 के बाद में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की वृद्धि या क्षति के आधार पर। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं, फिर उन सभी के हम रिएक्शंस देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वृद्धि या क्षति के आधार पर। ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की वृद्धि या क्षति के आधार पर हम अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटते हैं, उपचयन या अपचयन। उपचयन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हमारे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए इस तरह याद कीजिए, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की क्षति होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसको हम सीक्वेंस वाइज समझते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जैसे आप इस रिएक्शन में ले लीजिए Cu प्लस O2 CuO। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेना, पहले ये असंतुलित है। इस अभिक्रिया के अंदर हमारा यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन की, यहाँ पे अकेला कॉपर था और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। इसी के साथ एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर था तो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए CuO प्लस H2 इट गिव्स, या एरो देके बताता है कि ये Cu बना रहा है और H2, ये अभिकारक हैं जो बाईं तरफ लिखे जाते हैं, और जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। H2O में बन रहा है तो देखिए पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसका उपचयन हुआ है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन। हाइड्रोजन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको हम एक सीक्वेंस वाइज क्रम में समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो अल्कोहल, अल्कोहल में भी इथेनॉल, इथेनॉल का जब हम उपचयन करते हैं, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो क्या बनता है? CH3 CHO प्लस H2O। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। पार्शियल भी आप सीधा अभी ऑक्सीजन ना लिखकर इसे ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में देखिए, पहले इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ज़्यादा थे, CH3 तो सेम है। CHO में यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन निकल गया है, तो हाइड्रोजन की कमी कैसे होगी? हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इथेनॉल एल्डिहाइड में बदल गया है। तो एल्डिहाइड इथेनॉल का तो क्या हुआ है? इथेनॉल का उपचयन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम हो रही है, क्योंकि पहले इसमें हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन बाहर निकल गई है, वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई है, हाइड्रोजन की कमी आ गई है। पहले हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन इसमें निकल गई है। पहले देखिए कितने थे, यहाँ पर ओवरऑल हाइड्रोजन भी गिन सकते हैं, 3 और 2 5 और 1 6। अब कितने रह गए? 3 और 1 4। कितने थे? 6 थे। यहाँ पर कितने रह गए? 4। हाइड्रोजन 2 कम हो गए हैं, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो आप यहाँ पर भी कहेंगे कि इसका, इथेनॉल का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को समझने के लिए हम NaCl लेते हैं, नमक लेते हैं। नमक NaCl, Na पॉजिटिव बन गया। आपने पढ़ा होगा कोई भी यौगिक के ऊपर जब आवेश लेते हैं तो ये Na0 Cl भी 0 है, Na0 से वो Na पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव का मतलब प्लस वाला जो बनेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। पहले इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कमी होने के कारण आप कहेंगे यहाँ पर तो इसका क्या हो रहा है?
उपचयन और यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। अब इसके विपरीत पढ़ते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया, इससे उल्टा याद रखें, ऑक्सीजन की क्षति, हाइड्रोजन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे Cl है, Cl पहले 0 था, अब Cl नेगेटिव बन गया है। Cl नेगेटिव बनना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है। 0 से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 18 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है। तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ आधार से बांटते हैं। जैसा कि आपने लेक्चर 2 की कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं, हम सभी अभिक्रियाओं को 8 भागों में बांटा है, जिसके 4 मुख्यतः आधार हैं। जिन अभिक्रियाओं में उपचयन अभिक्रिया हो रही है, जैसे यहाँ पर उपचयन हो रहा है, तो क्या इसमें देखिए पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन में कमी आ गई। ऑक्सीजन पहले थी, अब ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदल गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ है, इसलिए है अपचयन अभिक्रिया। और जिन अभिक्रियाओं में यह दोनों होते हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और साथ में बहुत सारे जब मैंने व्यूज़ देखे तो उसमें से हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शनों के आधार वो पूछते हैं कि 8 ही हैं, तो ये अभिक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। हम इसमें 8 पढ़ा रहे हैं जो 10वीं कक्षा के अनुसार है। आगे इसके और भी हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है, जो कि हम सीक्वेंस वाइज आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं, वो 2 प्रकार की और हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है कोई भी धातु जब वायुमंडल की ऑक्सीजन या अम्ल या क्षारक या कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी क्रिया करके उसके ऑक्साइड्स में बदल जाती है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाती है, जिसके कारण ये धातु की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, वो क्या होने लग जाती है, क्षय होने लग जाती है। क्षय का मतलब धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है या खराब होने लग जाती है या डिग्रेड हो जाती है, कमज़ोर होती जाती है। आपने यदि दैनिक जीवन में देखा होगा लोहे को जब जंग लगती है, जब लोहा होता है वो किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से, साथ में पानी से भी अभिक्रिया करता है। क्रिया करने के बाद वो Fe2O3.XH2O, ये एक धातु का ऑक्साइड है जिसका रंग लाल और भूरे रंग का हो जाता है। और आपने देखा होगा कि लोहा पहले अच्छा होता है, बाद में उसकी क्वालिटीज़ और वो ऊपर के ऊपर लाल भूरे रंग होने के कारण वो उसकी ऊपरी पर धीरे धीरे डिग्रेड हो गई है, क्षय हो गई है, कमज़ोर हो गई है, पतली हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, धातु का संक्षारण। परंतु याद रखना, केवल सिर्फ लोहे के संक्षारण, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। और जंग का सूत्र क्या है, तो आप याद रखेंगे, लोहे के संक्षारण के जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब आप कहेंगे क्या लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं, तो लोहे के केस में से जंग कह सकते हैं, पर यदि कोई और धातु है, जैसे चांदी है, चांदी कौन से रंग की हो जाती है, क्योंकि वो वायुमंडल की सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, तो वह Ag2S बना लेती है। इसके कारण इसकी परत, काली परत जम जाती है। यह काली परत का जमना, तो आप कहेंगे सिल्वर का जंग नहीं लगा, सिल्वर के केस में आप इसका क्या कहेंगे, चांदी का संक्षारण। आगे बढ़ते हैं।
वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करके CuOH होल ट्वाइस CuCO3 ये एक पदार्थ बनाता है जिसका हरे रंग का होता है। ये हरे रंग का होने के कारण अब आप इसे तांबे के केस में भी आप इसे संचारण ही कहेंगे, जंग नहीं कहेंगे। सिर्फ केवल और केवल लोहे के संचारण को जंग कहा जाता है। चलिए, अब आपको पता चल गया होगा संचारण और जंग में क्या अंतर है, परंतु बार बार याद रखें केवल इस केस में देखिए लोहा किसके साथ अभिक्रिया करे, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसमें पहले Fe था, फिर Fe2O3 होगा, जंग जुड़ रही है। तो इस केस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इस केस के अंदर आप ये देखेंगे कि आप Fe में Fe2O3 हो गया, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। तो जंग एक कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आप देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? कोई भी तलीय पदार्थ या फिर कोई भी वसा युक्त पदार्थ जब वायु से, वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, उसके साथ क्रिया करता है तो विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाना या बदल जाना या खराब हो जाना। तो उसके स्वाद के अंदर बदलाव आ जाता है और उसकी गंध में भी बदलाव आ जाता है या उसके टेस्ट में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता भी किसका उदाहरण है? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि हमने इसे विकृत गंधिता को रोकना है, विकृत गंधिता को रोकना है, तो विकृत गंधिता को रोकने के कुछ उपाय आपकी किताब में जो बताए गए हैं। पहला है नाइट्रोजन को भरना। तो आलू की चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो भी पदार्थ है उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, वसा को हमारी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने नहीं देंगे। तो विकृत गंधिता नहीं आएगी। तो या तो वो नाइट्रोजन है या BHT है, BHA है। BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन है और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल है। ये दोनों ही प्रतिऑक्सीकारक हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा होता है। चलिए हम अभी तक पहले पूरे पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम में जो पूछा गया है कि जो संचारण है, क्या उसका हमेशा ही वो लाभदायक कभी हो सकता है? क्योंकि लोहे के जो पुल बनते हैं, सरिया इसमें यूज़ करते हैं, तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो ज़्यादातर तो इसकी हानियाँ ही हैं। 10-20 साल बाद पुल गिर जाते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि इनसे संचारण हो रहा है। परंतु इस केस में याद रखें केवल एक केस है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 बना रही है। ये जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम का कोई बर्तन है, ये बहुत चमकदार होते हैं। धीरे धीरे ये वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे क्रिया करते हैं तो ये Al2O3 बना लेंगे। ये एक मोटी परत बन जाती है और सख्त परत बन जाने के कारण ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोकते हैं। जब ये रोकेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि ये अंदर वाली परत ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगी और यह बर्तन बहुत लंबे समय तक आप इसे उपयोग कर सकते हैं। इस केस में एल्युमिनियम कमज़ोर ना होने की बजाय मजबूत हो जाता है, इसे हम संचारण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल याद रखें। अभी जो पढ़ा था ऊष्मा उत्सर्जन ऑप्शन। चलिए, थैंक यू सो मच।